ध्यानदायिनी मां शारदा के चरणों में पूरे पूरे नमन। मंच में विराजमान आदरणीय प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह जी, समादरणीय प्रोफेसर रजनीश सिंह जी, इस संस्थान के डायरेक्टर प्रोफेसर प्रेम नारायण सिंह जी तथा विभिन्न संस्थानों से पधारे हुए आप सभी श्रेष्ठ शिक्षक भाइयों बहनों, मेरा जैसा परिचय कराया गया, मैं तो एक विद्यार्थी हूँ और आप सब शिक्षक के नाते से कार्य करते हैं, तो आपसे कुछ सीखना ही मेरा उद्देश्य है। लेकिन पिछले 40-42 वर्षों से समाज जीवन में घूम रहा हूँ, तो जो कुछ अनुभव में आया है, शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की बातें, विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने का जो अवसर मिला है, उसमें से कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसी एक शिक्षक सभा में स्वामी विवेकानंद ने एक प्रश्न किया, और सिंपल सा प्रश्न था, हु आर यू? स्वामी जी पूछ रहे हैं, तो जानते हैं कि ये सब टीचर हैं, उसके बाद भी प्रश्न कर रहे हैं, दैट मीन्स समथिंग लॉजिक, कोई तो विशेष कारण होगा जिस कारण से उन्होंने ऐसा प्रश्न किया। ऐसा सोच करके शिक्षक वृंद ने थोड़ा कुछ विचार करना प्रारंभ किया, चिंतन करना प्रारंभ किया कि स्वामी जी ने ऐसा प्रश्न क्यों किया, हु आर यू? थोड़ी देर बाद विचार करने के बाद एक स्वर से उत्तर आया, सर वी आर टीचर्स। स्वामी जी का जो दूसरा प्रश्न था, इसके साथ ही कोरिलेट करता हुआ, हमारे यहाँ शिक्षा की जो एक विधा मानी गई है उपनिषदों में, जिसको प्रश्नोपनिषद के नाते से भी जानते हैं, प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के विषयों को आगे बढ़ाते हैं। तो स्वामी जी ने दोबारा प्रश्न किया, रियली यू आर टीचर्स? ये जो रियली है, ये अंडरलाइन है, क्या वास्तव में आप शिक्षक हैं? कोई स्वामी विवेकानंद जैसा व्यक्तित्व है, उसी प्रश्न के उत्तर में दोबारा प्रति प्रश्न करे, तो सोचने के लिए थोड़ा अधिक समय, थोड़ा अधिक विचार की आवश्यकता, थोड़ा अधिक चिंतन की आवश्यकता, और कहीं ना कहीं अपने ऊपर फिर से पुनर्विचार करना, इसकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन थोड़ी देर विचार करने के बाद में सभी को लगा कि हाँ तो सही है कि वी आर टीचर्स। तो फिर से वही उत्तर मिला, स्वामी जी रियली वी आर टीचर्स। स्वामी जी ने फिर से तीसरा प्रश्न किया, और वो जो प्रश्न है, वास्तव में जिस तरफ स्वामी जी शिक्षक वृंद को इंगित करना चाहते हैं, संकेत करना चाहते हैं, वो जो महत्वपूर्ण बिंदु है, if you know how to read the books and how to teach the books, that means you are not a real teacher. अगर आप केवल पुस्तकें पढ़ना और पढ़ाना जानते हैं, तो आप वास्तव में शिक्षक नहीं हैं। ये सुनने के बाद तो टीचर्स को स्वाभाविक बात और एक कौतूहल पैदा हो गया। शिक्षक का तो सामान्य रूप से समाज में यही एक अवधारणा है कि शिक्षक का काम क्या है, अध्ययन करना और अध्यापन करना, विषयों को जानना, समझना और उसका प्रतिपादन करना। लेकिन स्वामी जी तो आगे की लाइनें कहते हैं, इफ यू नो हाउ टू रीड द बुक्स एंड हाउ टू टीच द बुक्स, देन यू आर नॉट ए रियल टीचर, बट इफ यू नो हाउ टू रीड द स्टूडेंट्स, देन यू कैन बिकेम ए टीचर। तब आप एक शिक्षक बनने की स्थिति में आ सकते हैं। वास्तव में ये जो विद्यार्थी को पढ़ना है, जिस एनईपी को लेकर के हम लोग अगले 5-6 दिनों तक विचार विमर्श करने वाले हैं, विद्यार्थी के हृदय को किस प्रकार से हम स्टडी करें, कैसे पढ़ें, कैसे जानें, उसके अंतर्मन में क्या है। मेरा जैसा परिचय कराया गया देश में और विद्या भारती के कुछ
भारत के बाहर भी कुछ देशों में हम लोगों ने कुछ सेंटर्स खोले हैं, स्थापित किए हैं, विशेष करके कल्चरल एक्सचेंज और लैंग्वेज टीचिंग पर हम कुछ काम करते हैं। संगठन की दृष्टि से वो दायित्व मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो वर्ष में 2-3 बार ऐसे भिन्न भिन्न देशों में जाने का मौका मिलता है। सर्वदूर जब टीचर्स के साथ में इंटरेक्शन होता है, एक कॉमन प्रॉब्लम सुनने को आती है कि सर हमारी जो प्रेजेंस है, उपस्थिति जो है विद्यार्थी की, वो धीरे धीरे मिनिमाइज होती जा रही है, कम होती जा रही है। विद्यार्थी के सामने हम विषय प्रतिपादन करते हैं, जिस सब्जेक्ट्स के साथ हम रिलेट हैं, जो विद्यार्थी के लिए हम जो विषय पढ़ाने के लिए कक्षा में आए हैं, तो जब हम केवल विषय प्रतिपादन करते हैं तो विद्यार्थी के सामने ऐसा लगता है कि उसके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, बहु विकल्प है। एक समय आज के 50 साल पहले जब हम लोग विद्यार्थी के नाते से स्कूली एजुकेशन में थे और फिर बाद में हायर एजुकेशन में आए, तो हमारे सामने एक लिमिटेशन थी, एक बहुत सीमित संसाधन थे। कुछ इंटेलेक्चुअल फैमिलीज को छोड़ दीजिए, जहाँ पर शिक्षा की एक परंपरा थी, वहाँ पर कोई माताजी, पिताजी, भाई बहन, बड़े ऐसे लोग अगर शिक्षित हैं तो वो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत उसके बारे में, वो क्या पढ़ करके आया है, उसका होमवर्क क्या है, उसके बारे में थोड़ा बहुत प्रश्न करते थे। लेकिन ये संभावनाएं उस समय बहुत कम थी। धीरे धीरे परिस्थितियों ने परिवर्तन दिया और आज के विद्यार्थी के सामने विषय का अध्ययन करने के लिए बहुत विकल्प उपलब्ध हैं। और ये जब से तकनीकी का संसाधन आया है, टेक्नोलॉजी बेस्ड, तो आजकल वो हर चीज को गूगल गुरु से सर्च आउट करते हैं, बहुत सी चीजें वहां से प्राप्त हो जाती हैं। तो शिक्षक का काम एनईपी भी जो इस तरफ इंडिकेट करती है, क्या विषय प्रतिपादन करना मात्र है क्या? जो स्वामी जी ने कहा कि हाउ टू रीड एंड हाउ टू टीच द स्टूडेंट्स, ये एक बहुत हमारा, मैं ये मान के चलता हूं कि ये केवल एक स्पर्श करना मात्र है। ओवरऑल जो हम शिक्षक का दायित्व मान करके चलते हैं, उसका एक बहुत, अगर थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेट करेंगे तो मुश्किल से 15% भाग है, 85% भाग ये इससे अलग है। और जिस कक्षा में शिक्षक उस 85% पर फोकस करता है, उसकी कक्षा में 100% उपस्थिति रहती है। और कई बार ध्यान में आता है कि अन्य कक्षाओं के विद्यार्थी भी उसमें प्रतिभाग करने के लिए आते हैं, ये अनुभव में आता है। वो 85% क्या है, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। आप सब लोग शिक्षा के क्षेत्र में अनुभवी हैं, काम कर रहे हैं, सीखते हैं, नया सिखाते हैं, इस नाते से बहुत सी बातें आपको ध्यान में भी होंगी, परंतु फिर भी उस दृष्टिकोण को, उस विचार को, उस भाव को हमने, मैं जब बीएससी कर रहा था और हमारे जो प्रोफेसर थे एमएससी में, जिनके सानिध्य में रह करके और बाद में मेरे गाइड भी थे वो, तो मैंने उनसे पूछते, आज भी हम इतने वर्ष बीत गए, लगभग 40 वर्ष तो प्रचारक की वाणी हो गया, और उसके ऊपर अगर विचार करेंगे तो 43 वर्ष हो गया। आज भी वो याद आते हैं, आज भी उनकी कही हुई बातें ऐसा बिल्कुल अगर मेमोरी में फ्लैशबैक कर रही है तो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल पॉइंट आउट की हुई है। ऐसा क्यों होता है? बहुत से टीचर्स के बाद साथ पढ़ने का, काम करने का, सीखने का मौका मिला, सबकी बातें याद नहीं रहती, लेकिन कुछ बातें ऐसी रहती हैं और कुछ टीचर्स ऐसे रहते हैं जिनकी एक एक एक्टिविटी को हम फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं। वैसा कुछ उनकी जो बोलने की कला है, उनकी जो अभिव्यक्ति की पद्धति है, उनके जो एग्जाम्पल्स कैसे वो प्रस्तुत करते हैं, कैसे विषय का इंटरेक्शन करते हैं, उसका अनुसरण करता है विद्यार्थी, उसको सीखने का प्रयास करता है, और धीरे धीरे वैसा मैं कुछ करूं तो मेरा विषय अधिक इंप्रेसिव होगा, इस ढंग से वो अपनी प्लानिंग करता है। इस नाते वो जो 85% वाला जो विषय आता है, उसमें हम शिक्षक के नाते से कितना स्टैंड करते हैं। इस 5-6 दिन के इसमें एनईपी में शिक्षा को लेकर के बहुत प्रकार के विषय आए हैं, और अन्य सेशंस के अंदर हम लोग अलग अलग उसमें पैरेलल सेशन जो चलेंगे उसमें हम लोग चर्चाएं करेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के विचार आएंगे। लेकिन मैं कुछ बातें केवल आपके साथ संकेत के रूप में ही इस समय आग्रह करता हूं। पहला है कि शिक्षक ये एनईपी
में एक शब्द आया है, प्रोफेशन। मैं उस नीति की उस मैनेजमेंट का उस टीम का भाग रहा संगठन के प्रतिनिधि के नाते से, तो जब चर्चा हो रही थी तो बहुत डिस्कस हुआ। हम लोगों ने कहा कि भाई शिक्षक ये प्रोफेशन है या शिक्षक की वृत्ति है, जिसको हम सामान्य रूप से नियर अबाउट अगर उसका ट्रांसलेशन करेंगे तो ये पैशन के शायद नियर अबाउट होता है, लेकिन एग्जैक्ट सेंस वाला कोई वर्ड हमको अंग्रेजी में मिला नहीं। बहुत खोजने के बाद बहुत प्रकार के डिक्शनरीज के अंदर सर्च आउट किया, लेकिन वृत्ति का कोई अनुवाद जो एक्चुअल सेंस को अभिव्यक्त करता हो, जो उस प्रकार के भाव की अभिव्यक्ति कर सकता है, शिक्षक ये वृत्ति है। शिक्षक होना, शिक्षक बनना और शिक्षक के नाते से समाज में काम करना। हमारे प्रोफेसर कहते थे कि प्रारंभिक जब शिक्षक अपना काम प्रारंभ करता है तो वो सब्जेक्ट टीचर के नाते से आता है, एक विषय अध्यापन करने वाला। धीरे 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 वो 85% में जब प्लस करता है तो वो केवल विषय शिक्षक नहीं रहता, सब्जेक्ट टीचर से स्टूडेंट टीचर बनता है, विद्यार्थियों के अंतर्मन को स्पर्श करता है और धीरे धीरे विद्यार्थी अपनी बहुत प्रकार की प्रॉब्लम्स को उनके साथ शेयर करते हैं, जो अदर देन एजुकेशन मानी जाती हैं आज के क्षेत्र के अंदर, जिसको हम एक बेसिक सब्जेक्ट टीचिंग की बात करते हैं, उससे भिन्न है वो सब बातें। वो उनकी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम होंगी, वो और कोई प्रकार की समस्याएं होंगी, वो उस टीचर के साथ शेयर करता है जिसके साथ उसका इमोशनल अटैचमेंट हो गया है। ध्यान में आता है कि क्यों ऐसा करता है, सबके साथ क्यों नहीं करता। अगर ये प्रोफेशन के मेथोडोलॉजी का पार्ट है, हम शिक्षण विधान जिसको पेडागोजी कहते हैं उसका अगर पार्ट है तो सभी के साथ शेयर करना चाहिए। वाई समन के साथ किसी एक के साथ ही क्यों शेयर करता है, दैट मीन्स उस शिक्षक में उन बाकी शिक्षकों से कुछ अधिक है। वो जो अधिक है वो उसको स्टूडेंट टीचर बनाने के लिए उद्यत करता है, वो विद्यार्थी शिक्षक बन जाता है। प्रोफेसर हमारे कहते थे कि केवल इतना भी पर्याप्त नहीं है, उस विद्यार्थी शिक्षक के बाद अगर हम सोसाइटी के लिए समाज शिक्षक नहीं बने तो फिर हम जिस ब्रॉड एरिया में काम कर रहे हैं, जिस बड़ी संकल्पना को लेकर के जिसमें शिक्षक वृत्ति कहा गया है, उस प्रकार की दृष्टि को लेकर के काम कर रहे हैं, वो संभव ही तभी होगा जब हम समाज शिक्षक बनेंगे। समाज शिक्षक बनने पर समाज का हम शिक्षक हैं, हम टीचर्स हैं, हम आचार्य हैं, इस दृष्टि से एक अलग प्रकार की सोचने की दृष्टि विकसित होती है। एक छोटा मजेदार एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत वर्षों के बाद संघ के अलग अलग दायित्व मेरे पास रहे, फिर बाद में विदेश विभाग में रहा। 2000 में वापस फिर से भारत आया। भारत आने के बाद में जो विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान जिसका दायित्व के साथ में मैं जुड़ा हुआ हूँ, 12,000 स्कूल चलाते हैं हम लोग। स्कूली एजुकेशन में हमारा मेन मुख्य काम जो है, हायर एजुकेशन में अभी पिछले 8-10 वर्षों से प्रारंभ किया है। 2 विश्वविद्यालय हैं, एक 50 हमारे डिग्री कॉलेजेज हैं, यानी हायर एजुकेशन में भी स्टार्टिंग है। तो विद्या भारती के दायित्व के साथ 2000 में संगठन की योजना से उत्तर प्रदेश का काम मुझे दिया गया। बहुत वर्षों के बाद लखनऊ में दोबारा आना हुआ। मुझे लगता है कि शायद 15-16 वर्षों के बाद दोबारा लखनऊ आना और लखनऊ केंद्र करके उत्तर प्रदेश का काम देखना, ये मेरे दायित्व के साथ जुड़ा। एक 5-6 महीना हो गया था, तो हमारे कुछ पुराने मित्र, संघ दायित्व के साथ जुड़े हुए मित्र, एक दिन हमारे पास दिलारा नगर में हमारा जो कार्यालय है वहाँ आए और उन्होंने सहज रूप से एक मनोविरोध के भाव से कहा, भाई साहब बहुत दिनों के बाद आप लखनऊ आए हैं, लखनऊ तो आपका 15 साल से अधिक से समय छूट गया था, तो आज ऐसा करते हैं कि शाम को हजरतगंज में चाट खाने चलते हैं। तो आप सब टीचर हैं, बहनें बैठी हुई हैं, आप सब पुरुष आचार्य भी हैं, चाट खाना अच्छी बात है कि खराब बात है? आप इसको कोई कैलकुलेट नहीं कर सकते, अच्छे या बुरे में कोई मापन नहीं कर सकते इसको। तो जैसे उन्होंने कहा कि हाँ बहुत वर्षों के बाद आए हैं तो चलो चाट खाने चलते हैं। हजरतगंज में एक रॉयल कैफे नाम का एक अच्छा रेस्टोरेंट है और वहाँ वो बास्केट चाट वगैरह मिलती है। तो उन्होंने कहा, मैं भी तैयार हो गया, चलो चलते हैं। विद्या भारती की जो एक गाड़ी उपलब्ध है उसमें हम 5-6 कार्यकर्ता बैठ करके हजरतगंज चले।
वो स्वाभाविक बात है कि हमारे साथ तो एक मित्र थे, उन्होंने ऑर्डर दिया और वो सब कुल मिलाकर के वो धोने में, वो जो प्लेट में वो चाट की पूरी जो प्लेट है वो सज करके हमारे सामने आ गई। आप जरा इमेजिन कीजिए उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। जैसे ही वो जो लकड़ी की चम्मच रहती है उसने पहला टुकड़ा तोड़ा, जिस विद्यालय में जहाँ हमारा केंद्र है लखनऊ में, वहां पर एक विद्यालय भी चलता है, तो वहाँ पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक का विद्यालय है वो। तो छोटी कक्षा के बच्चे, मैं 5-6 महीने बताया कि मुझे आए हुए हो गया था, तो वहाँ उनके अभिभावकों से, माता पिता से कहीं मुझे परिचय हो चुका था। तो छोटी कक्षा के दूसरी तीसरी में पढ़ने वाले कुछ बच्चे और उनके माता पिता, वो भी चाट खाने के लिए बाय द वे एट द सेम टाइम वहाँ आ गए। अब हम लोगों को बाकियों के तो परिचित नहीं थे, लेकिन मुझसे तो परिचय था। तो उन्होंने उस एक बहन ने सीधा सा प्रश्न पूछा, अरे आचार्य जी आप भी चाट खाते हैं? आप कल्पना कीजिए उसमें मेरी स्थिति क्या रही। मुझे लगा मैं दुनिया का कोई बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ और ये वो माता सीता की तरह से धरती फट जाए और मैं उसे समा जाऊं। वो गिल्टी फील। चाट खाना अच्छा है या बुरा है ये विषय नहीं है। विषय है कि टीचर के प्रति जो समाज की अवधारणा है वो क्या है। हम अगर सोसाइटी टीचर हैं, ये अगर अपने आप को मानते हैं, हम अगर प्रोफेशन के नाते से हैं, मैंने जैसे एनईपी में कहा कि उसमें शब्द की बात आई कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करें, कि वृत्ति विकास की बात करें, वृत्ति विकास का कोई एक्चुअल सेंस वाला ट्रांसलेशन नहीं मिला, तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऐसा शब्द उसमें एनईपी में डाला गया। लेकिन प्रोफेशन के आधार पर अगर हम शिक्षा में काम कर रहे हैं, तो आप चाट खाइए या कुछ और खाइए या कुछ और करिए, कोई समाज के ऊपर असर पड़ने वाला नहीं। लेकिन अगर शिक्षक वृत्ति की हम बात करते हैं, तो चौराहे पर किसी ठेले पर खड़े होकर के ऐसे धोने में चाट खाना, ये समाज हमसे अपेक्षित नहीं करता। ये है शिक्षक वृत्ति। मैं ये नहीं कह रहा कि आज से आप चाट खाना बंद कर दीजिए, वो आप सोचिएगा कि आपके सोचने का विषय। लेकिन मैं जो चीज आपके साथ शेयर करना था, मैंने जो प्रारंभ में कहा, मैं तो विद्यार्थी हूँ और क्योंकि जरा विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, इसलिए अलग अलग प्रकार के विषयों पर शोध करता रहता हूँ। तो मुझे उस दिन के बाद ये अनुभव हुआ 2000 से लेकर के आज 2023 में बैठे हैं। लखनऊ बहुत जाना आना होता रहता है। अगली बार के दायित्व 12-13 वर्षों से आने के बाद भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हमारा जो प्रांत का कार्यालय है वो लखनऊ में है, तो 4-5 महीने में 1-2 दिन का कार्यक्रम बनता ही है। तो न तो किसी मित्र की कहने की हिम्मत पड़ती है, न मेरी हिम्मत पड़ती है कि हम चौराहे पर जाकर के चाट खाएं। बहुत अगर इच्छा हुई तो कहते हैं भैया यही मंगवा लो। ये जो दृष्टिकोण है मित्रों, इसके आधार पर हम शिक्षक, वो जो बिकेम ए टीचर वाली जो बात स्वामी विवेकानंद ने कहा, हम एक शिक्षक वास्तव में इन रियल सेंस शिक्षक बनने की सिद्धता में आते हैं। समाजशास्त्री कहते हैं कि जो समाज है ना, ये 3 प्रकार के लोगों से चलता है। 3 प्रकार के लोग हैं इस समाज में। एक वो हैं जो वेतन भोगी कर्मचारी की मेंटेलिटी में काम करते हैं। आप कल्पना कीजिए जरा, समाजशास्त्री उसके आगे कहते हैं वेतन भोगी कर्मचारी यानी क्या, काम क्या है ये ऑलरेडी डिफाइंड है, उसका पारिश्रमिक क्या मिलेगा ये भी डिफाइंड है, और टाइम पीरियड क्या होगा वो भी डिफाइंड है। जिसकी तीनों चीजें डिफाइंड हैं, जिसकी तीनों चीजें निश्चित हैं। आप किसी यहाँ से मान लीजिए आपने रिक्शा पकड़ी और कहा कि उसने रिक्शा वाले से या टैक्सी वाले से कि वहां जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है या एयरपोर्ट जाना है, तो टाइम पीरियड भी है कि आधा घंटा पहुंच जाएंगे, क्योंकि उसके बाद ट्रेन है हमारी, तो समय भी बताता है। काम भी निश्चित है कि वो परिश्रम करते हुए उस वाहन के माध्यम से आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। और जो आपके उस आर्गुमेंट में से तय हुआ 20 रुपए लेना है कि 50 रुपए लेना है, और आजकल जो टेक्नोलॉजी वाला युग आ गया है तो उसमें भी कोई आर्गुमेंट की संभावना नहीं है, वो जितना बता दिया है उतना ही आप गूगल पे दे देते हैं। यानी सब कुछ निश्चित है। समाजशास्त्री कहते हैं कि ऐसे जिसको हम कम पारिश्रमिक का काम कहते हैं, वहां से लेकर और किसी मल्टीनेशनल इंडस्ट्री के सीईओ तक मेंटेलिटी के लेवल पर सब बराबर है।
मानसिकता के धरातल पर सब इक्विवेलेंट है। पारिश्रमिक अलग अलग होगा, काम अलग अलग होगा, लेकिन मेंटेलिटी का जो धरातल है, मेंटेलिटी का जो सरफेस है, वो एक ही है। समाजशास्त्री कहते हैं दूसरे प्रकार के लोग हैं जिनको व्यापारिक वृत्ति कहते हैं, व्यापारिक मानसिकता के लोग हैं, एक बिजनेस मेंटेलिटी के लोग हैं। उनका समय निश्चित नहीं है, कितना प्रॉफिट होगा ये भी निश्चित नहीं है, वो भी सब अनसर्टेन है। और वर्किंग नेचर क्या होगा, कार्य पद्धति क्या होगी, ये भी डिफाइंड नहीं है। जो इस मानसिकता में काम करते हैं, एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति 1 क्विंटल, आजकल टमाटर का भाव क्या हो गया, बहुत हो गया। तो मान लो टमाटर का एग्जांपल दे रहा है तो प्याज का ले लीजिए, वो आलू का ले लीजिए, किसी का ले लीजिए। वो लेकर के निकला बेचने के लिए, और उसने मान लीजिए 15 रुपए किलो में आलू खरीदा है, और व्यापारिक वृत्ति के आधार पर विचार किया कि भी आज इसको 20 रुपए किलो में बेचना है या 22 रुपए किलो में बेचना है। भाई साहब दिन भर में डिमांड कम हुई तो धनवाट के लिए क्या वो अपने उस बनाए हुए मूल्य पर टिका रहेगा? डिमांड कम है तो 22 से उसको 20 में आना पड़ता है, 18 में आना पड़ता है, और उसको लगता है 2 दिन 3 दिन आगे हरी सब्जी है तो खराब हो जाएगी, तो वो 15 की बजाय 12 में भी देने के लिए तैयार हो जाता है। समाजशास्त्री कहते हैं कि जो इस प्रकार का सामान्य सब्जी बेचने वाले से लेकर के और टाटा बीटा डालमिया, आप किसी भी XYZ का नाम ले लीजिए, ये जितने भी प्रकार के लोग हैं, ये सब उस सेम मेंटेलिटी के धरातल पर आते हैं। काम निश्चित है, पारिश्रमिक निश्चित है, कालखंड निश्चित है। काम अनिश्चित है, पारिश्रमिक अनिश्चित है, कालखंड अनिश्चित है। वेतनभोगी कर्मचारी और व्यापारिक मानसिकता। लेकिन समाजशास्त्री कहते हैं तीसरे प्रकार के लोग हैं जो बहुत माइनॉरिटी में आते हैं, संख्यात्मक दृष्टिकोण से उनका परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं है, जो एक नया किसी प्रकार के क्रिएशन के लिए लगते हैं, एक मिशन के भाव से काम करते हैं, समाज परिवर्तन के भाव से ऐसा एक दृष्टिकोण लेकर के काम करते हैं। शिक्षक उस वृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो तीसरी प्रकार की कैटेगरी कही है, अगर वो रियल शिक्षक है तो वो इस प्रकार की उत्तरदायित्व को वहन करता है, उस प्रकार के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। आप जिनको भी जानते हैं, आप किसी के भी बारे में आप विचार करिए, ज्यादातर उस 2 प्रकार की कैटेगरी में आते हैं, कहीं ना कहीं वो उसमें फिट हो जाएंगे। लेकिन शिक्षक होना मित्रों, ये एक संबंध स्पेशल कुछ अलग है। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, महर्षि अरविंद के आश्रम में श्री माँ हुई हैं, हम सब लोगों को मालूम होगा। उन्होंने एक एजुकेशन पर बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है। मैं कई बार शिक्षक मित्रों से कहा करता हूँ कि अगर मौका मिले तो उसको पढ़ना जरूर। एजुकेशन इसी टाइटल से लिखी है। वो एजुकेशन, और वहाँ मैं पांडिचेरी में उनके उस आश्रम में उनके द्वारा, श्री माँ के द्वारा जो स्थापित स्कूल है उसको देखने के लिए गया, स्टडी करने के लिए गया। कमाल का है, कोई सिलेबस नहीं है। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में 4 चीजें बोलते हैं ना, कैरिकुलम चाहिए, सिलेबस चाहिए, कंटेंट चाहिए, बुक्स चाहिए, पेडागोजिकल सिस्टम चाहिए, टीचर चाहिए और क्लासरूम चाहिए। इनमें से कुछ भी नहीं है वहां पर। कोई सर्टिफाइड सिलेबस नहीं है। एक ही बच्चा वो मैथमेटिक्स 12वीं कक्षा का पढ़ता हुआ मिल जाएगा और एट द सेम टाइम कोई भी 7th क्लास की पढ़ रहा है। उसको 7वीं क्लास का विद्यार्थी मानेंगे कि 12वीं का विद्यार्थी मानेंगे? कोई निश्चित प्रकार के शिक्षक नहीं है। सेवा भाव से बड़ी संख्या में समय देने के लिए शिक्षक वहां आते हैं। कोई क्लासरूम सिस्टम नहीं है। ऐसे बैठते हैं आराम से। मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं तो मेरे पास 2 बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आ गए 1 घंटा के लिए, फिर दूसरे समय में वो लैंग्वेज पढ़ने के लिए किसी दूसरे टीचर के पास चले गए। वो ऐसे ही दिन भर स्कूल चलते हैं। और आपको जान करके आश्चर्य लगेगा, कोई एग्जाम नहीं है, किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं ली जाती।
पूरी एजुकेशन का काम है 12वीं तक का। जब 12वीं तक के बराबर वो हो गए, ऐसा उन विद्यार्थियों के बारे में उन शिक्षकों को जब विश्वास हो जाए जो पढ़ा रहा है, तो वो एक प्लेन पेपर पर लिख करके दे देते हैं, अरविंद आश्रम का जो पैड है, कि ये बालक, ये बालिका 12वीं कक्षा की संपूर्ण योग्यता को प्राप्त कर चुका है, और केवल उस पेपर के आधार पर उसको हायर एजुकेशन में एडमिशन मिलता है। ये क्रेडिबिलिटी है उनकी। किसी प्रकार के एग्जाम की, किसी बोर्ड का और किसी प्रकार की उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो शिक्षक की जो गांभीर्य है, शिक्षक का जो वजन है, शिक्षक की जो एक प्रकार से कहना चाहिए कि उसका जो ऑरा है वो कितना बड़ा है। कई बार परीक्षा के बारे में बहुत प्रकार की चर्चाएं आती हैं। एनईपी में 360 डिग्री असेसमेंट आप लोगों ने अध्ययन किया होगा, तो उसमें एक ऐसा वर्ड आया है। मैं अभी अपने कुछ मित्रों से चर्चा कर रहा था, मैंने कहा इसको क्या समझ आया, पेपर पेन की परीक्षा से अलग है ये कुछ, या परीक्षा प्रोसेस में कुछ नई चीजें इंक्लूड की गई हैं, है क्या एक्चुअल में ये? तो जो एक कल्पना हमारे यहाँ जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति से आई थी कि शिक्षा का काम केवल रोजगार प्राप्त करवाना मात्र नहीं है, एक कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, पूर्ण व्यक्तित्व का विकास। जिस प्रकार के व्यक्ति की हम कल्पना करते हैं, वो शरीर से कैसा होगा, मन से कैसा होगा, भावनाओं से कैसा होगा, स्पिरिचुअलिटी उसकी कैसी होगी। और अभी एक नया शब्द इंट्रोड्यूस हो गया है। मैं अभी जून में फिनलैंड और वहाँ गया हुआ था, यूएस, तो एक नया शब्द मुझे सुनने को मिला, ह्यूमैनिटी क्वोशेंट। तो मैंने पूछा वहां के कुछ टीचर्स के साथ में, ह्यूमैनिटी क्वोशेंट क्या है? तो क्या भाई साहब ये वही है जो आप लोग कड़वंतो विश्वमारी में कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, वही ह्यूमैनिटी है, वही मानवता है। पूरे विश्व को एक परिवार मानना, पूरा विश्व, एनईपी में विश्व मानव की बात आई है, ऐसा शब्दावली का प्रयोग किया गया है कि हम इस शिक्षा के माध्यम से विश्व मानव बनाना चाहते हैं। विश्व मानव यानी क्या? तो जो एक संपूर्ण विश्व को एक धरातल पर मानता है, संपूर्ण विश्व को एक परिवार के नाते से मानता है, उसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करना। बृहदारण्योपनिषद पढ़ रहा था मैं, उसमें मनुष्य के विकास की दो बातें आई। शिक्षा के माध्यम से मनुष्य का विकास, आंतरिक विकास, बाह्य विकास। आंतरिक विकास क्या है? ये जो दिखाई देने वाला शरीर, ये पहला सोपान है। उपनिषदीय गुरु कहते हैं इसके अंदर जिस शक्ति के कारण से ये शरीर संचालित होता है वो प्राण तत्व है। साइंटिफिक वे में उसको ऑक्सीजन और बाकी सभी ऑर्गन्स की एक्टिविटीज हम लोग कहते हैं विज्ञान के जगत में, तो प्राण तत्व है। लेकिन प्राण तत्व के द्वारा संचालित जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय हैं, उनको मोटिवेट करने वाला मन है। ये तीसरा सोपान है। शरीर है, प्राण है, मन है। डूज एंड डोंट्स के बारे में एक ठीक आइडिया देना, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या छोड़ना चाहिए, क्या जोड़ना चाहिए, इसके आधार पर विवेचना करने वाली परिष्कृत बुद्धि है। ये चौथा सोपान है। शरीर है, प्राण है, मन है, बुद्धि है। पांचवा सोपान कहते हैं कि स्मृति है, जो अनंत काल से जिस जीवात्मा की बात हम हमारे उपनिषदीय शास्त्र में आई है, ये आत्मा अनंत काल से भिन्न भिन्न प्रकार के क्रियाकलापों से निकल रही है। तो वो जो जिसके कारण से, जिसको एक शब्द प्रयोग किया गया, चित्त का निर्माण होता है, वो स्मृति है। छठा सोपान है श्रुति, जो हम प्रत्यक्ष शिक्षा जगत में काम करते हुए आपसे सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और अनुभूति करते हैं। वो जो ज्ञानात्मक है, जिससे विवेक जागृत होता है। बुद्धि और विवेक का अंतर को ध्यान में रखना है। विवेक ये विजडम है, बुद्धि ये नॉलेज है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है,
परिस्थिति गुरु कहते हैं वो विवेक जागृत करने वाली श्रुति है और अंतिम सोपान में आत्मा है। ये आंतरिक विकास की बात आती है शिक्षा के माध्यम से। परिस्थिति गुरु कहते हैं एक बाह्य जगत भी है, व्यक्ति है, एज ए पर्सन हमारी एक आइडेंटिटी है, लेकिन हम परिवार के अंग हैं। परिवार के कॉन्सेप्ट से अगर मनुष्य को डाइल्यूट कर दीजिए, थोड़ा अलग बाहर कर दीजिए, तो मनुष्य की कोई एक ये कहना चाहिए कि उपस्थिति ही नहीं है, उसका कोई आभास ही नहीं है, उसका आधार ही नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक लगभग 30-35 साल पहले एक अखबारों में समाचार निकला, जो वन क्षेत्र में घूमने के लिए जाते हैं, दोदा नेशनल पार्क वगैरह, वहां पर कुछ जो घूमने के लिए गए हुए टूरिस्ट थे, उन्होंने एक भेड़ियों का झुंड देखा। उस भेड़ियों के झुंड में एक मनुष्य की आकृति जैसा दिखाई देने वाला बालक, शक्ल सूरत से मनुष्य जैसा दिखता है, लेकिन भेड़ियों की तरह से ही आवाज, भेड़ियों की तरह से ही व्यवहार करता हुआ उसी झुंड के साथ में दौड़ रहा है। दोनों हाथों पैरों के बल पे चलना, और एक प्रकार से जो हम जानवर के बारे में कहते हैं उसकी जो एक्टिविटी होती है भेड़ियों की, वैसी कर रहा है। बड़ा कौतूहल हुआ। वो जो प्राणा में गए हुए थे, जो टूरिस्ट थे, उनको लगा क्या चीज है भाई, ये तो शक्ल सूरत से तो मनुष्य है, लेकिन ये जो एक्टिविटी कर रहा है ये भेड़िए की तरह से कर रहा है। कुछ शिकारियों को बुला करके वो सब करके उसको बच्चे को पकड़ा, उसको लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में KGMC में लाया गया। 10-12 दिन इलाज चला, अखबारों में लगातार उसके बारे में स्टोरी छप रही थी। लगभग 32-33 साल पुरानी घटना हुई। तो बाद में जब ठीक से खोजबीन की गई तो पता क्या लगा, लखीमपुर के एक गांव में एक खेत में काम करने वाली कोई माँ अपने 3-4 महीने के पुत्र को दलिया में ऐसे मेड़ पर रख करके खेत में काम कर रही थी। एक भेड़िया आया और उस पोटली को उठा ले गया। भेड़िया बाई नेचर मांसभक्षी प्राणी है, वैसे तो वो खा जाता है उसको, लेकिन जो भी कुछ कारण रहा होगा, वो बच्चा उन भेड़ियों के साथ उसी झुंड में पलने बढ़ने लगा। और धीरे धीरे 14-15 साल के बाद ये जो घटनाक्रम हुआ और उसने उसको पकड़ करके लाया गया। जन्म से क्या था, जन्म से तो मनुष्य था ना, एक माता पिता के माँ के गर्भ से पैदा हुआ है, तो हम जिस बालक की कल्पना करते हैं हाथ पैर शरीर वाला, वैसे ही था। लेकिन परिवार के सानिध्य में नहीं रहने के कारण से उसका पूरा विकास वो भेड़ियों जैसा हो गया। परिस्थिति गुरु कहते हैं कि परिवार ये दूसरी एक इकाई है जो वास्तव में मनुष्य को मनुष्य बनाती है। इसीलिए हमारे यहाँ शिक्षा जगत में कहा गया कि पहला गुरु माँ है, जो उसको परिचित कराती है सभी प्रकार की अच्छाई बुराई से। तो परिवार भी अपने आप में कंप्लीट इकाई नहीं है। बृहदारण्यक कहते हैं कि परिवार जिस समाज से बनता है वो उसकी तीसरा सोपान है। फिर वो आगे लंबा विषय है, समाज देश की इकाई है, देश पूरे विश्व की इकाई है, और ये पूरा विश्व जिस सृष्टि की हम बात करते हैं जो ज्ञात है, ऐसी अज्ञात बहुत प्रकार की गैलेक्सीज है। हम लोग साइंस में बहुत प्रकार के विषयों को पढ़ते रहे हैं। वो जो यूनिवर्स है, और वो यूनिवर्स अंत में परमेष्टि की इकाई है। जिस आप परमात्मा कहिए, आप नेचर कहिए, जो भी आप नाम से जानना चाहते हो उसको, तो व्यष्टि से परमेष्टि की बात हो या शरीर से आत्मा की बात हो, ये जो आंतरिक विकास और ये जो बाह्य विकास है, इन दोनों विकास के कॉम्बिनेशन का मेन आधार शिक्षा है। हमारे यहाँ वेदों को सिंप्लीफिकेशन करने के लिए जो वेदांग बनाए गए, 6 अंगों में प्रधान घटक एजुकेशन है, शिक्षा है। तो हम किस महत्वपूर्ण काम में लगे हुए हैं? हम शिक्षक हैं, यानी वी आर समवन स्पेशल।
हम सामान्य जगत के धनार्जन करने वाले या ऐसा कुछ काम धंधा करने वाले लोग नहीं हैं। ये गर्व की अनुभूति अपने अंदर रखना, अहंकार नहीं चाहिए, गर्व नहीं। क्योंकि अगर गर्व की अनुभूति नहीं होता है तो फिर अपने काम के लिए जो डेडिकेशन चाहिए उसमें न्यूनता रहती है। धीरे धीरे व्यक्ति उससे कट ऑफ होने लगता है। वो जो डेडिकेशन है, वो जो समर्पण है, एक सामान्य स्वभाव होता है मनुष्य का कि हम जिस काम में अपनी अभिरुचि को अधिक मात्रा में अनुभव करते हैं उस काम को ज्यादा भाव से करते हैं। कोई भी काम हो, किसी को खेलने में रुचि होती है, किसी को स्वाध्याय में अभिरुचि होती है, किसी को ध्यान पूजा करने में, किसी को भी किसी भी काम में जिसमें अभिरुचि है उसका वो समय भी निकाल लेता है और कभी नहीं कहता, ये शिकायत नहीं करता क्या बताए भाई का फुर्सत ही नहीं है। मैं अपने बहुत से मित्रों को मैं कुछ पुस्तकों के नाम बताया करता हूँ। मैंने कहा शिक्षा कहते इन पुस्तकों का अध्ययन करिए, तो थोड़ा तैत्तिरीय उपनिषद की जो शिक्षावल्ली है उसमें आता है ना, आचार्य स्वाध्याय न प्रमाद। आचार्य कौन है, शिक्षक कौन है? जो स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करता, आलस्य नहीं करता। शिक्षावल्ली का जो पहली आधारी है वो उसमें यही एक पंक्ति का वर्णन आता है कि जो शिक्षा यानी शिक्षक यानी जो स्वाध्याय करता है, और आगे आगे बहुत से गुण बताए गए हैं उनके। लेकिन अगर स्वाध्यायी अभिरुचि नहीं है तो अरे भाई साहब क्या बताएं, बहुत कोशिश करते, टाइम ही नहीं है, ये क्लास का है, ये काम, फिर परिवार है, बच्चे हैं, ये समस्या दुनिया भर की चीजें रहती है। लेकिन किसी को अगर फेसबुक वगैरह की उसमें आनंद आता है तो वो रात के 12 बजे भी 4 बार फेसबुक को देखेगा तो कहां समय मिल जाता है? क्योंकि आपकी अभिरुचि है इसलिए समय मिलता है। तो अभिरुचि अगर शिक्षा के शिक्षक की वृत्ति की अभिरुचि है तो फिर हम तो जो रियल टीचर वाली बात तो स्वामी विवेकानंद जी ने कही है, फिर हम वास्तव में वैसे शिक्षक बनते हैं और फिर उस प्रकार का समाज परिवर्तन करने के दायित्व की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि मुझे जब आदेश किया था प्रोफेसर प्रेमचंद सिंह जी ने, हमारे पुराने मित्र हैं, तो उन्होंने कहा कि आप 16 को वाराणसी में हैं तो 17 को हमारे कार्यक्रम में रहिए। मैंने कहा ठीक है रहेंगे, आदेश का पालन करना, मैं तो विद्यार्थी हूँ तो विद्यार्थी का तो काम ही है कि शिक्षक के आदेश का पालन करना। तो मैंने पूछा कि क्या विषय है? क्या कुछ नहीं, बस आप आइए उद्घाटन सत्र में रहना। मैंने कहा ठीक है, तो कुछ बातें मुझे शिक्षा के बारे में, शिक्षक से हम शिक्षा के क्षेत्र में घूमते फिरते जो कुछ सोचते हैं उसमें से ही कुछ बातों की चर्चा उस समय के सत्र में करेंगे। तो ऐसी कुछ बातें शिक्षक के नाते से एनईपी भी हमको ये अवसर प्रदान कर रही है। मुझे ध्यान में आता है कि जब 2000 में शिक्षा के दायित्व के साथ में मैं जुड़ा तो उस समय हमारे संगठन के अखिल भारतीय संगठन मंत्री थे, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी प्रोफेसर राजाराम तोमर जी। तो मैंने ऐसे ही पूछा उनसे, मैंने कहा मैं तो संघ का प्रचारक हूँ, विद्यार्थी तो हूँ लेकिन शिक्षक तो कभी रहा नहीं। आपने एजुकेशन सिस्टम में मेरा दायित्व जोड़ा है, मेरा मुझे क्या करना क्या है, काम क्या है मेरा, समझ में नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, बस आप जो करते हैं वही करते रहिए, यही काम है। तो धीरे धीरे लगा कि कुछ विद्यार्थियों के साथ, कुछ शिक्षकों के साथ मिलते जुलते हम कितना उनको उस दृष्टिकोण से आग्रही कर सकते हैं कि वो उसके लिए कुछ नया करें। आज का विद्यार्थी इतने इनोवेटिव आइडियाज से भरा हुआ है। हमारा जो दायित्व, मैं आप सबसे निवेदन ही करता हूँ विद्यार्थी होने के नाते से, कि हम जितनी अधिक मात्रा में उनको उस प्रकार का जो प्रोफेसर डेलर्स की रिपोर्ट की बड़ी चर्चा आती है ना, लर्निंग टू लर्न, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर, ये जो लर्निंग टू लर्न है ये मूल है, प्राण तत्व है, उस चारों सोपान का आधार तत्व है। कैसे सीखना, सीखने की पद्धति क्या है, हम सिखाना चाहते हैं, ये इसकी बजाय वो कैसे सीखे ये समझाना, ये बताना। मैं फिर से स्वामी विवेकानंद जी का एक उदाहरण देता हूँ। उसी पुस्तक में उन्होंने कहा है, यू कैन नॉट टीच एनीथिंग टू एनीवन। अगर हम गलतफहमी में है कि किसी को हम कुछ सिखा सकते हैं तो इससे बाहर निकल जाइए। यू कैन नॉट टीच एनीथिंग टू एनीवन, बहुत स्पष्ट स्वामी जी कहते। तो हमारा काम क्या है कि जो लर्निंग टू लर्न है, हम एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं कक्षा कक्ष में
हम उस प्रकार की सीखने के लिए इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं और विद्यार्थी स्वयं सीखता है। ये जो दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण को लेकर के चलें। आनंद का विषय है, हम सभी लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे कार्य क्षेत्र के कालखंड में एनईपी आई है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत प्रकार के ऐसे अवसर उपलब्ध करवाए हैं कि जिसके कारण से जो अंग्रेजी में एक वाक्य प्रयोग किया जाता है कि एजुकेशन मस्ट बी कमिटेड टू प्रोग्रेस एंड रूटेड टू कल्चर। शिक्षा का अगर एक लाइन में व्याख्या करनी हो केवल एक सेंटेंस में, तो एजुकेशन मस्ट बी कमिटेड टू प्रोग्रेस। जो समाज की ऐसी प्रगति की जो आवश्यकताएं लगती हैं उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष के चारों चतुष्ट समाहित हैं। आप हमने डायल्यूट नहीं किया कभी। कई बार जब हम पुराने गुरुकुल शिक्षण पद्धतियों की बात करते हैं तो लोग ये भ्रम पैदा हो जाता है कि हम अर्थ के विपरीत कहीं जा रहे हैं ना। अर्थ और काम, ये धर्म और मोक्ष के बीच का कॉम्बिनेशन है, उसमें जुड़ा हुआ है। इसलिए समाज जीवन के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए उसको रिमूव करना ये प्रगति का आधार है। तो कमिटेड टू प्रोग्रेस चाहिए। जीवन में आने वाली जो आवश्यकताएं हैं, चैलेंजेस हैं, उन सबके लिए कमिटमेंट चाहिए एजुकेशन का, परंतु रूटेड टू कल्चर चाहिए। हमारी जो मूल विरासत है, जिसके कारण से भारत भारत माना जाता है, जिसके कारण से भारतीयता, जिसके कारण से ह्यूमैनिटी क्वोशेंट की बात आज विश्व पटल पर भी कर रहे हैं। 3 साल पहले हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में प्रेजेंटेशन था विद्या भारती का, तो हमारे वहां के जो कन्वीनर थे प्रोफेसर जोसेफ, तो मैंने पीपीटी उनके साथ शेयर की पहले, भारत से जाने से पहले। तो उसमें एक पीपीटी थी कि हम धर्म आधारित शिक्षा देते हैं। तो मैंने कहा सर ये बड़े प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का मामला है और यहाँ तो धर्म यानी बड़ा ऐसा शब्द है कि जिस पर बवाल होगा। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, आप परेशान मत होइए। आप केवल ऐसा, आप वहाँ के प्रोफेसर हैं, आप केवल अनुमति हमको दे दीजिए, दिलवा दीजिए, शेष के बहुत क्वेश्चन आंसर आएंगे। मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम आई विल फेस, जितने ही क्वेश्चन आंसर आएंगे हम उसको फेस करेंगे। एक 25 मिनट का केवल प्रेजेंटेशन था मेरा और बाद में लगभग 2.5 घंटे से अधिक क्वेश्चन आंसर हुए। और इसी एक टॉपिक पर मेरी इच्छा थी कि हम चाहते थे कि इसी पर फोकस हो प्रश्नोत्तर। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ धर्म, इसकी बड़ी चर्चा हुई वहां। शिक्षा के जगत में हम जो शिक्षक काम कर रहे हैं, हम कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? किसी देवी देवता विशेष की, किसी मंत्र विशेष से, किसी पद्धति विशेष की पूजा करने के धर्म नहीं है। ये आपका इंडिविजुअल है, आप जो करते हैं करिए। गति क्षमा तमोष्टेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो 10 धर्म लक्षणम। ये जो धर्म के 10 लक्षण हैं, मैंने वहीं के उन प्रोफेसर से पूछा, मैं कहा धृति क्या है? पेशेंस, धैर्य। ये भारत के बच्चे को चाहिए और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को नहीं चाहिए, ऐसा लगता है आपको क्या? क्षमा, फॉरगिवनेस, किसको नहीं चाहिए? मेरा प्रेजेंटेशन 22 जून को था और 20 जून को लॉस एंजलिस में एलए में घटना हुई थी। एक विद्यार्थी ने अपने साथ पढ़ने वाले 12 विद्यार्थियों को गोली मार दी थी। 3rd क्लास का विद्यार्थी, आप कल्पना कीजिए। मैंने पूछा प्रोफेसर से, आप जिस धर्म की बात कर रहे हैं और भारतीय दृष्टिकोण से जिसकी हम धर्म की बात कर रहे हैं, अगर ये फॉरगिवनेस या पेशेंस नहीं होती है तो ऐसे ही होता है जो अभी 2 दिन पहले एलए में हुआ। आपने अखबार में पढ़ा होगा उस खबर को, उस समाचार को। उस 6ठी क्लास के विद्यार्थी से पुलिस ने प्रश्न पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, अपने साथ पढ़ने वाले इन 12 विद्यार्थियों को गोली मार दी भाई। उसका जो उत्तर था, हमारे यहाँ जो भारतीय संस्कृति में जो राक्षसी की कल्पना आई है, जो हम दैत्यों की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि जब मैं गोली मारता हूँ, किसी को चटपटाते हुए मरते हुए देखता हूँ ना, आई फील सो मच एंजॉय। यही तो कल्पना है। जब हम संस्कृति, विकृति और प्रकृति की बात करते हैं, तो जो विकृति है वो यही है, किसी दूसरे की पीड़ा को देख करके आनंद की अनुभूति हो रहा। आज की शिक्षा जा कहाँ रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है? हम क्या बना रहे हैं विद्यार्थियों को? उन प्रोफेसर के साथ चर्चा करते समय मेरा जो मेन फोकस था कि अगर ये सब होगा तो क्या होगा? आप टेक्नोलॉजी वाइज बहुत इंप्रूव कर जाएंगे, आप
दुनिया भर के पैसे कमा लेंगे। आपने बताया हमारे यहाँ मिलीनियर बिलीनियर्स हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़ करके गए हैं, आपके यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी यहीं से पढ़े हैं, इतने अर्थशास्त्री वगैरह वगैरह। मैंने कहा जिनके नाम बता रहे हैं उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी वो भी जरा हमको बता दीजिए। सामाजिक उत्तरदायित्व, उन्होंने कोई अच्छा बड़ा काम खड़ा किया हो मोटिवेशन के लिए, इंस्पिरेशन के लिए, तो वो नोट सिंगल वन एक का भी उदाहरण नहीं दे पाए। भारतीय दृष्टिकोण से शिक्षा और ये एनईपी में जिस होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात आई है, सर्वांगीण विकास, जिस पंचकोशात्मक विकास की बात आई है, उन सबके पीछे यही फिलॉसफी काम करती है। हम वास्तव में विद्यार्थी को क्या बना रहे हैं, क्या बनाना चाहते हैं। हमारा जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके एक बहुत आनंद का विषय है कि आज हम सब लोग एनईपी के विषय को लेकर के 5 दिन डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी इमर्जिंग एरियाज हैं उन सब में मूलभूत दृष्टिकोण जो है विषय के बारे में, प्रतिपादन के बारे में, इंटरेक्शन के बारे में, क्वेश्चन आंसर के बारे में, प्रॉब्लम सॉल्यूशन के बारे में, दुनिया भर के विषयों की हम चर्चा करेंगे। उस वृत्ति का केंद्र को ध्यान में रख करके एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन के आधार पर चर्चा करेंगे। निश्चित बात है कि जिस भारत की परिकल्पना हम लोग गुरुकुल की संज्ञा में उदाहरण में बताते हैं, आने वाले 10-20 साल के अंदर वैसे विद्यार्थियों का निर्माण करने में हम सक्षम हो सकेंगे। माँ शारदा हमें ऐसा आशीर्वाद दे। केवल इतना ही